नमस्कार दोस्तों, ज्ञानदा क्लासेस में आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम बाल विकास में शिक्षा शास्त्र में जीन प्याजे जी को पढ़ेंगे और जीन प्याजे के जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को लगाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जीन प्याजे सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि जीन प्याजे किस देश के निवासी थे। तो जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे? जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। उन्होंने 20वीं शताब्दी में से जाने जाते 20वीं शताब्दी के ये मनोवैज्ञानिक हैं। ये मूल रूप से जीव शास्त्री थे। जो जीन प्याजे हैं मूल रूप से जीव शास्त्री थे, बायोलॉजिस्ट थे और उन्होंने मनोविज्ञान में रुचि रखते थे। मनोविज्ञान में उनको इंटरेस्ट रखते थे। उन्होंने अपने प्रयोग किस पर किया था? इन्होंने अगर पूछा जाए तो उन्होंने अपने 3 बच्चों पर उन्होंने प्रयोग किया था। 16 वर्षों तक अध्ययन किया था और जिनेवा में उन्होंने एक लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की थी। लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो जीन प्याजे ने की थी। कहाँ पर की थी? तो जिनेवा में की थी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, 1923 में लिखी थी। इन्होंने पुस्तक लिखी थी सबसे पहले, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। अब बात आती है कि जीन प्याजे ने सर्वप्रथम 1920 में बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया था। 1920 में इन्होंने बाल विकास के क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया था। सन 1976 तक इन्होंने 53 वर्ष तक, यानी 53 वर्ष की इनकी आयु थी, तब तक इन्होंने 32 पुस्तकें लिखी थी और इसी पर लिखी थी, मनोविज्ञान पर। मनोवैज्ञानिक प्रत्ययों या विचारों के क्रमिक विकास का वर्णन किया था उन्होंने, क्रम बाई क्रम, उम्र के हिसाब से। इस कारण इनका मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं को विकासवादी मनोविज्ञान का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? विकासवादी मनोविज्ञान। अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे कि विकासवादी मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो विकासवादी मनोविज्ञान का जनक जीन प्याजे जी हैं। जीन प्याजे को विकासात्मक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, ज्ञानात्मक मनोविज्ञान या मानसिक विकास या बौद्धिक विकास या विकासवादी मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अगर पूछा जाए जीन प्याजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक, ज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक, मानसिक विकास या बौद्धिक विकास या विकासवादी मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अब देखते हैं जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है। संज्ञान विकास का सिद्धांत अगर आ जाए तो लगा देना जीन प्याजे। ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आ जाए तो लगा देना जीन प्याजे, इसका जीन प्याजे है। बौद्धिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन प्याजे ने। अवस्थाओं का सिद्धांत, इसी सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। इसीलिए इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को संज्ञान का विकास का सिद्धांत, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, बौद्धिक विकास का सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मानसिक विकास का सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत और विकासीय अवस्था का सिद्धांत, इन नामों से इसको जाना जाता है। जीन प्याजे के क्रमिक विकासात्मक अवस्थाएं कितनी हैं? जीन प्याजे की क्रमिक विकासात्मक अवस्थाओं, देखिए, जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क के अनुकूलन के भाग हैं। संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं में क्रम में होता है। प्याजे ने बालकों में बुद्धि के क्रमिक विकास अर्थात संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया। कितने अवस्थाओं में विभाजित किया था? 4 अवस्थाओं में बताई थी। यानी ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने भागों में बांटा? 4 अवस्थाओं में बांटा उन्होंने। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्था में बांटा? वेरी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा। कितनी अवस्थाओं में? 4 अवस्थाओं में बांटा। वेरी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ये 4 अवस्था कौन कौन सी हैं। तो संवेदी पहली है, संवेदी पेशी अवस्था, संवेदनात्मक गामक अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था, गामक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी प्रणोद अवस्था।
पहली अवस्था को इन नामों से जाना जाता है। इन नामों को अच्छी तरीके से याद रख लें। पहली है संवेदी पेशी अवस्था, संवेदनात्मक गामक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी प्रणोद अवस्था। ये जो अवस्था होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। कितने वर्ष तक होती है? जन्म से 2 वर्ष तक होती है। अगली अवस्था हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अतार्किक चिंतन की अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था को जाना जाता है। इसमें जो पहली अवस्था है उसमें बालक अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखता है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वेरी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है ये चारों अवस्थाएं। तार्किक अतार्किक चिंतन की अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ये कितने हैं? 2 वर्ष से 7 वर्ष तक है। कितने वर्ष से कितने वर्ष तक? 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। अगले है स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था। इन नामों से थर्ड अवस्था को जाना जाता है। तो ये अवस्था जो है 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक होती है। औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त चिंतन की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी अवस्था है? 11 से 15 वर्ष या 11 वर्ष से आगे भी आ सकता है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। जीन पियाजे की ये 4 अवस्थाएं वेरी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। तो जीन पियाजे की दोबारा से देख लें फिर। ये 4 अवस्थाएं जो हैं वेरी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। पहली अवस्था संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व दूसरी है, और जिसका जो संवेदी प्रेरक अवस्था को संवेदनात्मक गामक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी बोलते हैं, गामक अवस्था बोलते हैं, संवेदी प्रेरक अवस्था बोलते हैं, संवेदी प्रणोद अवस्था बोलते हैं। और ये अवस्था कब से कब तक है? जन्म से 2 वर्ष तक है। अगली है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अतार्किक चिंतन की अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक है। स्थूल अगली थर्ड है स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था। यह 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक। औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त चिंतन या तार्किक चिंतन की अवस्था वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सी टेट हो कोई भी टेट हो, इस सब के लिए वेरी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। इसीलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत ही कुछ प्रश्न अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे। जितने भी सी टेट है और ऑल स्टेट टेट्स के क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हुए हैं। और जीन पियाजे को जितना अच्छे तरीके से इसमें वर्णन किया गया है, आप वीडियो और भी आगे वीडियो है ज़रूर देखें। जैसा कि हमने बताया आपको कि पहली अवस्था है संवेदी प्रेरक, संवेदी पेशी अवस्था, संवेदनात्मक गामक अवस्था, इंद्रिय गामक या गामक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था या संवेदी पूर्ण अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। कितना? जन्म से 2 वर्ष तक। इसमें जो बालक होता है वो बालक इंद्रियों के द्वारा सीखता है। और इसमें जो बालक होता है कैसा होता है? आत्म केंद्रित होता है, स्वार्थी होता है। इसमें जो बालक कोई भी खाने की चीज़ हो, 4 या 5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा होगा, वो कोई भी खाने का पैकेट होगा तो वो खुद ही स्वयं खा जाएगा, किसी और को नहीं देगा। इसीलिए हम कह सकते हैं इसको आत्मकेंद्रित होता है और अपने आप में खेलता रहता है। दोस्तों इसमें एक आदत होती है अंगूठा चूसना या चूसने की आदत, या भूख लगने पर रोना बालक करता है। क्रिया को बार बार दोहराता है। अगर एक बार बच्चे ने बोल दिया पा तो बार बार बोलेगा पा 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 पा, बार बार उसी क्रिया को दोहराएगा। कोई भी क्रिया करता है तो वो बार बार दोहराएगा उसमें। इस अवस्था में इसमें पाए जाते हैं। संवेदी पेशी विचार पाए जाते हैं। इसमें जो संवेदी पेशी विचार मतलब इंद्रियों के आदत होता है। आँख, कान, नाक, त्वचा, जीव, इन पर आधारित जो उसका जो ज्ञान होता है इन पर आधारित होता है। बालक मानसिक क्रियाएं भी करता है तो इंद्रिय गामक क्रियाओं के द्वारा करता है। आँख, कान, नाक, जीव, त्वचा के रूप में संपन्न होती है, अर्थात इन्हें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान ग्रहण करता है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्या करता है? ज्ञान ग्रहण करता है। जिन वस्तुओं को वे प्रत्यक्ष देखते हैं, डायरेक्टली देखते हैं, उनके लिए भी अस्तित्व होता है बस।
अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण का चित्रण भी से संबंधित है। पूर्ण शाब्दिक गतियों की पुनरावृत्ति, प्रयत्न, मूल व्यवहार का आरंभ और वस्तु स्थापित जीवत्वारोपण होता है। जन्म के समय शिशु बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ या अनजान होता है। जन्म के समय शिशु जो होता है वो बाह्य जगत के प्रति अज्ञान होता है। कहने का मतलब मेरा अनजान होता है, ज्ञान होता है। वो अपनी ज्ञानेंद्रियों से वातावरण या बाह्य जगत में ज्ञान ग्रहण करता है। कार्य क्षेत्र व कारण में संबंध स्थापित नहीं कर पाता है। इस अवस्था में शिशु वृत्तीय क्रियाएं करते हैं अतः किसी कार्य को बार बार दोहराते हैं। जन्म के समय शिशु पूर्णतः आत्मकेंद्रित होता है। कैसा होता है? पूर्णतः आत्मकेंद्रित होता है। सरल और रुचिकर आदतों को विकसित होती हैं। अंगूठा चूसना ये 2 से 4 माह बालक में पाई जाती हैं। दूसरों के अनुकरण के द्वारा सीखता है। बालक जितना भी कुछ सीखता है वह अनुकरण के द्वारा सीखता है। जैसा घर में बच्चे करेंगे, बच्चे बड़े जैसा भी कार्य करेंगे वो बच्चा वैसा ही काम करता है। तो दूसरों के अनुकरण के द्वारा बच्चा सीखता है। गामक क्रिया पकड़ना, पकड़ना, खेलना, चूसना और लिखना भाई अगर 2 या 3 साल के बच्चे को अगर आप 2 वर्ष से कम बच्चे को अगर उसको दे दें तो लकीरें खींचेगा तो वो भी लिखना ही हमें आता है। बालक प्रकाश के प्रति सचेत होता है संवेदी गामक अवस्था में ही होता है। प्रश्न पूछा जाएगा बालक प्रकाश के प्रति कौन सी अवस्था में सचेत होता है? संवेदी गामक अवस्था में होता है। बच्चों में वस्तु स्थायित्व का भी गुण पाया जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कौन सी अवस्था में हो जाता है तो संवेदी गामक अवस्था में होता है। बच्चे इंद्रियों और संवेदनाओं के द्वारा कौन सी अवस्था में सीखते हैं? तो संवेदी गामक अवस्था में सीखते हैं। जीन पियाजे ने संवेदी पेशी अवस्था को 6 उपावस्था में बांटा है। कितनी अवस्था में बांटा? 6 उपावस्था में। प्रतिवर्त या सहज क्रियाओं की अवस्था जन्म से 30 दिन तक। प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था 1 से 4 माह तक। गौण वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था 4 से 8 माह तक। गौण प्रतिक्रियाओं के समन्वय की अवस्था 8 से 12 माह तक। तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था 12 माह से 18 माह तक। मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज अवस्था 18 माह से 24 माह तक। सेकंड अवस्था हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अतार्किक चिंतन की अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। कितने से कितने वर्ष तक होती है? 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 से, ये पूर्व प्रत्यात्मक काल होता है, इसकी 2 अवस्था होती हैं। पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 से 4 वर्ष तक। अंत प्रज्ञा का काल या अंतर्दृष्टि अवधि 4 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था की 2 अवस्थाओं में बांटा गया है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। भाषा का विकास बच्चे में प्रारंभ हो जाता है। बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है। बालक चित्रों का प्रयोग, शब्दों, प्रतीकों का प्रयोग करता है। प्रतीकात्मक खेल खेलता है, जैसे गुड्डे गुड़िया का खेल खेलता है, लुका छिपी आदि खेल खेलता है। ये प्रतीकात्मक खेल हैं। सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं। गुड़िया जीवित समझना। गुड़िया कहते हैं वो मेरी गुड़िया खाना खाएगी, मेरी गुड़िया दूध पिएगी, तो गुड़िया को वो सजीव समझते हैं। मेरी गुड़िया बीमार पड़ गई है, तो मतलब ये क्या है? वो सजीवता के गुण, इन्हीं गुणों को अपन क्या है? सजीवता का गुण कहते हैं। ये अतार्किक चिंतन की अवस्था में अतार्किक चिंतन की अवस्था है। अतार्किक चिंतन की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोले या अतार्किक चिंतन की अवस्था बोले या प्राक संक्रियात्मक अवस्था बोले। और इसकी अवस्था जो वर्ष है वो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक होता है। निर्जीव और सजीव में अंतर नहीं समझ पाते हैं बच्चे। निर्जीव और सजीव में अंतर नहीं समझ पाते हैं। निर्जीव और सजीवों में अंतर नहीं कर पाते हैं बालक। बालकों में अनुक्रमणशीलता, अपलट वाली गुण भी पाया जाता है। सजीव चिंतन पाया जाता है। सजीव चिंतन वही मैंने बताया, आप सजीवता के लक्षण या सजीव चिंतन पाया जाता है। बच्चे क्या है?
तो जो जैसे गुड्डे गुड़िया होते हैं, टैडी होते हैं, उनको बालक क्या है, जीवित समझते हैं। इसी को बोलते हैं सजीव चिंतन। जीववाद वस्तु स्थायित्व अगर आता है, जीववाद या वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है, वो कौन सी अवस्था में पाया जाता है, तो दूसरी अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आत्मकेंद्रता, विभेदीकरण और सूचकता आदि के भी गुण पाए जाते हैं। मुद्रा, संप्रत्यय, भार, ऊंचाई, संप्रत्यय की कमी होती है, इनमें क्या समझ नहीं पाते हैं। अहम केंद्रता, नकल करने की प्रवृत्ति, प्रत्यक्षात्मक, तार्किक, कल्पनात्मक खेल, अस्थिर औपचारिक तार्किकता। अपलटावी क्या है, इस अवस्था में बच्चे संख्याओं, वस्तुओं, समस्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं समझ पाते हैं, इसी को अपलटावी कहते हैं। नेक्स्ट अवस्था हमारी थर्ड अवस्था है स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था। ये 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक के बच्चे पाई जाती है। इसमें जो बालक होता है आरोही और अवरोही क्रम को समझने लगता है। प्रश्न आएगा, बालक आरोही और अवरोही क्रम को कब समझने लगता है, तो ये 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की उम्र में, या स्थूल अवस्था में, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोल सकते हैं, ठोस संक्रियात्मक अवस्था बोल सकते हैं, मूर्त चिंतन की अवस्था बोल सकते हैं। सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम को समझने लगता है। पलटावी गुण, उत्क्रमणशीलता का गुण विकसित हो जाता है। इस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास का मुख्य परिवर्तन बिंदु माना जाता है। इस अवस्था को क्या है, संज्ञानात्मक विकास का मुख्य परिवर्तन बिंदु माना जाता है। तार्किक क्रिया करने में समर्थ हो जाता है। बालक का चिंतन केवल मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित होता है। जो तर्क करता है तो लेकिन केवल मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित होता है। बालक क्या है, दिन, बार, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार आदि संप्रत्यय का गुण आ जाता है। इस अवस्था में बालक सामने रखी वस्तुओं को देखकर ही कुछ कर सकता है या कुछ इसमें तर्क कर सकता है। नेक्स्ट अवस्था, चौथी अवस्था देखते हैं। आगमनात्मक विचार किस अवस्था में होते हैं, तो वो थर्ड अवस्था में होते हैं। 2 वर्ष से वो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक मूर्त चिंतन या तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। चौथी अवस्था है औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन की अवस्था, यह 11 वर्ष से 15 वर्ष तक या 11 वर्ष के आगे। इसमें क्या होता है, निगमनात्मक विचार, बालक में निगमन, तर्क, नियम से उदाहरण देने योग्य हो जाता है। अमूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को ही अमूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। समस्या समाधान की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, 11 से 15 वर्ष की अवस्था कहा जाता है। 11 से 15 वर्ष तक ये अवस्था होती है। कितने से कितने वर्ष तक होती है, 11 से 15 वर्ष तक ये अवस्था होती है, अर्थात इसको प्रौढ़ावस्था तक भी कह सकते हैं। निर्णय लेने की बालक में क्षमता का विकास हो जाता है, निर्णय ले सकता है, अंकों का प्रयोग करने में योग्य हो जाता है, कार्य और कारण को समझता है, अर्थात कार्य कारण में अंतर करने लगता है। संज्ञानात्मक विकास में उच्चतम अवस्था है। संज्ञानात्मक विकास की कौन सी उच्चतम अवस्था है, औपचारिक चिंतन, अमूर्त चिंतन की अवस्था है। परिकल्पनात्मक चिंतन की अवस्था कौन सी अवस्था कहा जाता है, तो चौथी अवस्था को कहा जाता है। इसमें सामान्य से विशिष्ट, सूक्ष्म से स्थूल, मूर्त से अमूर्त या नियम से उदाहरण की ओर, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। प्रश्न पूछा जाए संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है, तो 11 वर्ष से 15 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है। चिंतन में क्रमबद्धता आ जाता है। इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता और संप्रेषणशीलता का विकास ऊंचाई को छूने लगता है, अर्थात अच्छे तरीके का इसमें भाषा विकास हो जाता है। जीन पियाजे की कुछ परिभाषाएं वो वेरी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, इनको हम समझेंगे। जीन पियाजे की प्रमुख परिभाषाएं या कथन, बच्चे अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। पहली परिभाषा, बच्चे अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। तो ये परिभाषा किसने बोला था, ये शब्द या कथन किसने दिया था, तो ये कथन बोला जीन पियाजे ने। बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ये किसने बोला था, जीन पियाजे ने। बच्चे खोज के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं,
बच्चे खोज के द्वारा ज्ञान ग्रहण करते हैं। ये कथन किसने बोला? ये कथन बोला जीन पियाजे ने। संज्ञानात्मक विकास या नकल या अनुकरण पर आधारित न होकर खोज पर आधारित है। ये किसने बोला था? तो ये भी जीन पियाजे ने बोला, जीन पियाजे। नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को समझते हैं। पहले संज्ञानात्मक विकास को क्या है? दो भागों बांटा, संगठन और अनुकूलन। अनुकूलन में दो परिभाषा हैं, आत्मसातीकरण और विशिष्टीकरण। इन शब्दों को याद रखना वेरी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। इन शब्दों का क्या है, ये पूछा जाएगा इन शब्दों में से कि जो जीन पियाजे ने किन किन शब्दों का प्रयोग किया था या किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, इसमें से एक प्रयोग आ जाए। जैसे अब देखते हैं इसमें क्या होता है। संगठन जो क्या होता है, संगठन समझते पहले संगठन क्या होता है। बुद्धि में विभिन्न क्रियाएं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन, तर्क आदि सभी संगठित होकर कार्य करती हैं। इसी को इसमें संगठन विकास में संगठन बोला जाता है। दोबारा से समझ लो, नोट कर लो। बुद्धि में विभिन्न क्रियाएं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन एवं तर्क आदि सभी जो क्रियाएं वो संगठित करती हैं, तो इसी को हम संगठन बोलते हैं। अगला है अनुकूलन। अनुकूलन में क्या होगा? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। या हम यह कहें कि पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन स्थापित कर लेना ही अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन को हमने समझ लिया। वातावरण के अनुसार अपने आप को, सीधी सी भाषा में अपन बोल सकते हैं कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है। या पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन स्थापित कर लेना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। क्या बोलते हैं? आत्मसातकरण या आत्मसातीकरण। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के से जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है। समायोजन क्या होता है? अकोमोडेशन। पूर्व ज्ञान या योजना को परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। विकेंद्रीकरण क्या है? एक ही समस्या को अलग अलग रूप में समझ पाने की योग्यता या समस्या समाधान को अलग अलग तरीके से सीखना विकेंद्रीकरण कहलाता है। अगला है संतुलन या सामंजस्य क्या है? इसके द्वारा बालक आत्मसातीकरण और समायोजन के प्रक्रिया को भी संतुलन कायम करता है, उसी हम संतुलन या सामंजस्य कहते हैं। संज्ञान कैसे कहते हैं? ज्ञान के सर्वोच्च बिंदु को ही अपन क्या बोलते हैं? संज्ञान कहते हैं। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि ज्ञान को ही मनोविज्ञान की भाषा में संज्ञान कहते हैं। ज्ञान के सर्वोच्च बिंदु को ही संज्ञान कहते हैं। सजीववाद क्या होता है? हर वस्तु को सजीव समझना ही सजीववाद कहलाता है। हर वस्तु को सजीव समझना। बच्चे क्या होते हैं? हर वस्तु को, जिनके पास जितनी भी गाड़ी, टेडी, गुड़िया, गुड्डे जितने भी होते हैं उनको वो सजीव समझते हैं। अहम बात क्या होता है? जैसे वस्तु मेरा पीछा कर रही है, वे चांद मेरे साथ साथ चल रहा है। जैसे कि बच्चे क्या कहते हैं? वो चांद है ना, चांद मेरे साथ चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? तो बच्चों में क्या है? जैसे वो मेरा पीछा कर रहा है, चांद मेरे साथ क्यों चल रहा है, सूरज मेरे साथ क्यों चल रहा है। तो ये क्या है? अहम बात है। अपलटन क्या होता है? अपलटन देखें तो नियम के अर्थ को न समझ पाना अपलटन है। नियम के जो भी नियम है उसके अर्थ को न समझ पाना अपलटन कहलाता है। वेरी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है स्कीमा। स्कीमा शब्द कई बार आया और आते हैं, जिन शब्दों में से 100% कई एक प्रश्न पूछे बनते हैं, इसीलिए मैं इसको इसमें अपने सेशन में सेट किया हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति का वस्तु या व्यक्ति या जीवन की परिस्थितियों के साथ व्यवहार करते समय खुद का तरीका होता है, वही स्कीमा वो कहलाता है। दोबारा से सुन लो। प्रत्येक व्यक्ति, स्कीमा क्या है? प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु या व्यक्ति जीवन की परिस्थितियों के साथ व्यवहार करते समय अपना खुद का एक तरीका होता है, वही स्कीमा कहलाता है।
सात्मीकरण या आत्मीकरण क्या होता है? पुराने विचार और अनुक्रियाओं में नए विचार व अनुक्रियाओं को समाहित कर लेना ही आत्मीकरण या सात्मीकरण कहलाता है। अब देखते हैं समंजन क्या है। नए विचार और अनुक्रियाओं को पुराने विचार व अनुक्रियाओं को समाहित कर लेना समंजन कहलाता है। नए विचार व अनुक्रियाओं में पुराने विचार और अनुक्रियाओं को समाहित कर लेना ही समंजन कहलाता है। संतुलनीकरण क्या है? नई स्कीमा विकसित करके पुरानी स्कीमा में परिवर्तन करना ही संतुलनीकरण कहलाता है। अब देखते हैं जीन पियाजे के सिद्धांतों का शिक्षा में क्या उपयोग था। तो देखिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। जीन पियाजे की जो सिद्धांत हमने पढ़ा था वो शिक्षा में क्या उपयोग है इसका। तो देखते हैं जीन पियाजे ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। जीन पियाजे ने शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि शिक्षक को बालकों की समस्या का निदान करना चाहिए, बालकों के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। जीन पियाजे ने आत्मीकरण, समंजन, संतुलनीकरण, स्कीमा जैसे नवीन संप्रदायों का प्रयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान की स्कीमा की भांति बतलाकर बुद्धि की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। अब जीन पियाजे के क्या है अन्य सिद्धांत के बारे में भी पढ़ेंगे। निर्माण और खोज का सिद्धांत किसने दिया था? जो जीन पियाजे ने दिया था। प्रत्येक बालक अपने अनुभवों और अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील होता है। वह यह जानने के लिए प्रयत्नशील होता है कि उसके विचार संबद्धतापूर्वक मेल खाते हैं या नहीं। बच्चे उन व्यवहारों को या विचारों के समय पर खोज व निर्माण करते हैं जिन व्यवहारों और विचारों का उन्होंने पहले कभी प्रत्यक्ष नहीं किया होता है। पियाजे का विचार है कि ज्ञानात्मक विकास केवल नकल न होकर खोज पर आधारित होता है। नवीनता और खोज, उद्दीपक और अनुक्रिया सामान्यीकरण के आधार पर नहीं समझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक 4 साल का बालक यदि भिन्न भिन्न आकार के प्यालों में प्रथम बार क्रमानुसार लगा देता है तो यह उसकी बौद्धिक वृद्धि या खोज और निर्माण से संबंधित है। कार्य और क्रिया का अर्जन, ये भी इनका सिद्धांत है। कार्यात्मक क्रिया और तात्पर्य विशिष्ट प्रकार के मानसिक दिनचर्या से है जिसकी मुख्य विशेषता उत्क्रमणशीलता है। सेकंड है प्रत्येक कार्यात्मक क्रिया का एक तर्कपूर्ण विपरीत। उदाहरण के लिए एक मिट्टी के चक्र को 2 भागों में तोड़ना और टूटे हुए 2 भागों को पुनः एक पूर्ण चक्र के रूप में जोड़ना कार्यात्मक क्रिया। और कार्यात्मक क्रिया को सहायता से बच्चे मानसिक रूप से वहाँ पुनः पहुँच सकते हैं जहाँ से उन्होंने कार्य प्रारंभ किया था। बौद्धिक वृद्धि का केंद्र इन्हीं कार्यात्मक क्रिया का अर्जन है। पियाजे का विचार है कि जब तक बालक किशोर अवस्था तक नहीं पहुँच जाता तब तक वह भिन्न भिन्न विकास की अवस्थाओं में भिन्न भिन्न वर्गों का कार्यात्मक क्रिया का कार्य करता अर्जन करता है। एक विकास अवस्था से दूसरी में पदार्पण के लिए 2 तथ्यात्मक आवश्यक है, सात्मीकरण और संतुलन स्थापित करना। सात्मीकरण का अर्थ क्या है? बालकों में उपस्थित एक विचार में किसी नए विचार या वस्तु का समावेश हो जाना ही सात्मीकरण है। पियाजे के अनुसार सात्मीकरण बालक में प्रत्यक्षात्मक और गत्यात्मक समन्वय से संबंधित है। व्यवस्थापन या संतुलन का अर्थ क्या होता है? नई वस्तु या विचार के साथ समायोजन करना या अपने विचारों और क्रियाओं को नए विचारों और वस्तुओं को फिट करना ही। अब देखते हैं अपन जो इसमें जो प्रश्न है, प्रश्नों के बारे में हम अगले पार्ट में प्रश्नों को लगवाएंगे। दोस्तों अगर इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ऐप पर जाकर के ई ज्ञानदा क्लासेस को ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हमारा आप
पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।